नमस्कार दोस्तों, सिविल टाइम में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब पूर्णतः स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आनंदित होंगे। दोस्तों, कल 7 अप्रैल को हिमाचल में हिंदी पीजीटी की परीक्षा हुई थी। उसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की परीक्षा हो गई है। पेपर 1 में किस प्रकार के प्रश्न आए थे और उसके उत्तर क्या-क्या होंगे, इस पर आधारित वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। आप उस वीडियो को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि आपके इस परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, उसके बाद पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 जो हिंदी का पेपर 2 था, उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और उसके उत्तर क्या-क्या हो सकते हैं, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं। आपके जो इस वीडियो को देखने बाद क्या अनुमान लगा है कि आप कितने अंक प्राप्त करेंगे इस परीक्षा में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को आरंभ करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जो पेपर की बात करें तो पेपर का जो स्तर था ना ज्यादा कठिन था और ना ही ज्यादा सरल था। ठीक है, बीच का स्तर था। आपको पता है कि पीजीटी की परीक्षा थी, तो उस अनुसार जो थोड़ा सा पेपर का कठिनाई स्तर भी होना आवश्यक है। ठीक है, आपने जो जो रचनाएं पढ़ी, जो जो कविताएं पढ़ी, आपने जो जो निबंध उपन्यास पढ़े, उसको पढ़ने के बाद आपने कितना समझा है, उनको समझने के बाद जो उस पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, जो सीधे वाक्य से संबंधित प्रश्न, जो सीधे सरल प्रश्न थे, बहुत कम पूछे गए हैं, परंतु जो तार्किक बुद्धि पर आधारित प्रश्न वो ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, जो पेपर है सारा पाठ्यक्रम में से ही आया है। वो सारे के सारे विषयों को हमने पढ़ा है। जो पेड बैच में भी बच्चों को पढ़ाए गए थे, सारे के सारे विषय पढ़ाए गए थे। ठीक है, उसी में से ही जो पेपर आया है। ठीक है, तो दोस्तों आइए देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न यहां पर था। पहले प्रश्न की जब हम बात करते हैं, इसमें देखें, पहला है कि दिन प्रतिदिन जात सहज गोचारण गोप सखा लय संग बासर गत रजनी मुख आवत करत नयन गति पंग को व्यापक पूरन अविनाशी को विधि भेद अपार सुर वृथा बकवाद करत हो या ब्रजनंद कुमार उपयुक्त काव्य पंक्ति के प्रमुख प्रमुख रूप। ठीक है, इसमें जो किस किस जो ये काव्य पंक्तियां हैं किस पर आधारित हैं? क्या ये दास्य दास्य भाव, वात्सल्य भाव या अन्यता भाव या सख्य भाव पर आधारित थी? तो देखिए दोस्तों, ये जो है सूरदास की रचित कविता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि गोपियों गोपियों के बारे में गोपियों ने अपने भाव प्रकट किए हैं। ठीक है, तो गोपियां जो भगवान कृष्ण के साथ ना ही उनका दास्य भाव था, ना वात्सल्य भाव था, ना ही सख्य भाव था, उनका जो था अन्यता का भाव था। ठीक है, इसलिए इसका जो डी विकल्प बिल्कुल उपयुक्त है। ठीक है जी, ये डी विकल्प है। जो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गए हैं, डी विकल्प आएगा। ठीक है, इसका अन्यता का भाव था। चलें अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है कि देखें, इसमें क्या है कि वह मादकता ही क्या जिसमें बाकी रह जाए जग का भय। बच्चन की इस काव्य पंक्ति के अर्थ संकेत हैं। ठीक है, वह मादकता ही क्या जिसमें बाकी रह जाए जग का भय। जो बच्चन, हरिवंश राय बच्चन जी की यहां पर बात की गई है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी ने इस कविता के माध्यम से, इस जो काव्य, इस पंक्ति के माध्यम से क्या संकेत किया है? तो देखें, पलायनवादिता का, लोक विमुक्ता का, इंद्रियता सुख की चरमावस्था का, या फिर नैतिक रूढ़ियों के अस्वीकार का। ठीक है, तो इसमें जो विकल्प डी बिल्कुल सही होगा, नैतिकता रूढ़ियों को अस्वीकार किया था। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी ने जो इस कविता के माध्यम से हमें ये ज्ञात होता है कि उन्होंने नैतिक रूढ़ियों को अस्वीकार किया था। ठीक है जी, तो इसका डी विकल्प बिल्कुल सही होगा। चलें आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प की सभी रचनाएं एक ही कवि की हैं? विकल्प हैं, यह दीप अकेला नदी के दीप, या फिर चक्रांत शिला, या कलगी बाजरे की, पेशोल की प्रतिध्वनि, आंसू कमायनी या परिवर्तन, या ताज चांदनी नौका विहार, जूही की कली। ठीक है, बादल राग, द्रुत झरो, विधवा, या राम की शक्ति पूजा। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो विकल्प सही विकल्प है, ठीक है, यह दीप अकेला नदी के द्वीप, ठीक है, चक्रांत शिला और कलगी बाजरे की, ये जो हैं एक ही कवि की लिखी हुई कविताएं हैं। ठीक है, और ये जो रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में भी हैं। ठीक है, इनको आपने पढ़ा भी होगा, तो यहीं से आपको ज्ञात हो गया होगा कि ये कविताएं आपने पढ़ी हैं, एक ही लेखक की कविताएं हैं। तो ये विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है जी,
चले आगे चलते हैं। भाषिक, अगला प्रश्न हमारे पास है कि भाषिक विशेषताओं की दृष्टि से असंगत कथन। ठीक है, भाषिक विशेषता की दृष्टि से असंगत कथन हमें यहाँ पे चयन करना है। ब्रज में ओक्रांतता की प्रवृत्ति मिलती है, ठीक है, या ब्रज में भूतकाल के रूप में भा, भई, भयो आदि भय वाले शब्द प्रचलित हैं, या फिर अवधि में संज्ञा के 3 रूप मिलते हैं, या फिर अवधि में भविष्य काल की सहायक क्रिया के होब, होबू या होबट आदि प्रचलित हैं। तो देखिए दोस्तों, अवधि में जो है भविष्य काल के सहायक क्रिया के लिए होब, होबू, होबट, ठीक है, आदि प्रचलित हैं। ठीक है, ये विकल्प है। और इसमें क्या है कि अवधि में संज्ञा के 3 रूप मिलते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ब्रज में भूतकाल रूप में भा, भई, भय, भय वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है ब्रज में बोला जाता है, ठीक है, जहां पे भा, ठीक है, भई और क्या भई, ठीक है, क्या भई, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो विकल्प ए इसमें उचित विकल्प होगा। उचित मतलब कि असंगत विकल्प है यहाँ पे कि ब्रज में औक्रांतता की प्रवृत्ति मिलती है। ठीक है, तो ये विकल्प बिल्कुल सही है, ए विकल्प यहाँ पर आएगा। चलें अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, निजता के अतीव आग्रह के कवि कौन है? निजता के अतीव आग्रह के कवि कौन है? विकल्प हमारे पास है रघुवीर सहाय, भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्ति बोध या फिर अज्ञे। ठीक है, निजता के अतीव आग्रह के कवि जो है, देखिए यहां पर थोड़ा सा शंका है। ठीक है, यहां पर रघुवीर सहाय भी हो सकता है और अज्ञे भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हमें बोल सकते हैं कि थोड़ा सा भ्रम है। और देखते हैं कि बोर्ड की ओर से क्या, वहां पर विभाग की ओर से क्या उत्तर कुंजी में क्या उत्तर को दिखाया जाता है। तो दोनों में, अगर दोनों में से आपने किसी को चयनित किया है तो आपका ये प्रश्न सही होने के पूरे पूरे अनुमान है। ठीक है, मुक्ति बोध और भवानी प्रसाद मिश्र ये तो नहीं थे, इन दोनों में कोई एक हो सकता है। ठीक है, तो हम इन दोनों को मान के चलेंगे, बाकी जब ऑफिशियल आंसर किए जाएगी तो उसमें हम और इसको जो है देख लेंगे अच्छे से। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं कि मैं पूछता हूं, इसमें क्या है कि मैं पूछता हूं यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। ठीक है, रोटी और संसद ये पाठ्यक्रम में भी कविता हमने बहुत अच्छे से पढ़ी थी। ठीक है, पेड बैच में जो बच्चे थे उनको भी अच्छे से पढ़ाई गई थी। रोटी और कविता में उसका भावार्थ भी मैंने व्याख्या करके बताया था। ठीक है, क्या कहा गया है, तो उसमें भी आपको पता होगा कि रोटी और संसद में उपयुक्त काव्यांश की अंतिम पंक्ति की व्यंजना है कि मेरे देश का संसद मौन क्यों है। तो इसका क्या अभिप्राय है? यहाँ पर इस पंक्ति पर विचार किया जा सकता है। इस प्रश्न का जवाब ढूंढना कठिन है या मुश्किल है? इस प्रश्न कार्य, ये प्रश्न कार्य सूची में नहीं है, या फिर यह प्रश्न न्यायपालिका के दायरे में नहीं आता। तो देखिए यहां पर क्या है कि मेरे देश की संसद मौन है। ठीक है, मेरे देश की संसद मौन है, तो ये क्या यहां पर संकेत कर रहा है कि यह प्रश्न न्यायपालिका के दायरे में नहीं आता। तो वो जो तीसरा आदमी कौन है उसके बारे में वो नहीं बता सकता, क्योंकि न्यायालय जो न्यायालय के दायरे में जो चीज नहीं आती तो उसके बारे में वो व्याख्या नहीं कर सकता। तो वो तीसरे आदमी के बारे में यहां पर व्याख्या नहीं कर सकता। तो विकल्प जो हमारे पास डी विकल्प बिल्कुल सही होगा। ठीक है जी, चलें आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि अन्य सभी गुणों का अंतर्भाव किया गया है। अंतर सभी गुणों का अंतर्भाव किसमें किया गया है? उदारता श्लेष ओज में, या समाधि प्रसाद और ओज में, कांति माधुर्य या ओज में, माधुर्य प्रसाद और ओज में। तो दोस्तों इसका सही विकल्प जो है, देखिए माधुर्य प्रसाद ओज। जब आपने थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ा होगा प्रश्न को, और आपको पता है, ठीक है, कि माधुर्य प्रसाद ओज गुणों को हमने पढ़ा है। ठीक है, कविता के जो माधुर्य गुण कौन सा होता है, प्रसाद गुण कौन सा होता है, ओज गुण कौन सा होता है। ठीक है, तो इसको हमने पढ़ा है, तो यहां पर आपको पता है कि डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बिल्कुल सही विकल्प यहां पर मानेंगे, डी विकल्प। चलें आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे समक्ष ये रहा, शिव शंभू के चिट्ठे। ठीक है, शिव शंभू के चिट्ठे में से ये प्रश्न पूछा गया था। ये भी ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं था कि शिव शंभू के चिट्ठे में संकलित
जो है बैस राय का कर्तव्य शीर्षक के अंतर्गत बाल मुकुंद गुप्त ने उस समय के भारतीयों की जनसंख्या क्या बताई है। ठीक है, देखिए ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं था, परंतु यहां पर क्या पूछ लिया गया है। ठीक है, ये तो सबको पता है कि करोड़ों में संख्या थी, क्योंकि उसमें कई जगह पर वहां पर ज्यादातर क्या व्याख्या की गई है कि कई करोड़। ठीक है, वहां पे कई करोड़ मतलब कि वहां पर बोला गया है करोड़ों। ठीक है, करोड़ों भारतीयों को, तो करोड़ों भारतीयों को वहां पर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसमें से ये बताना थोड़ा सा कठिन है कि इसमें से क्या हो सकता है विकल्प। ठीक है, फिर भी हम इसमें से जो 30 करोड़ विकल्प को मानकर सही चलेंगे कि 30 करोड़ ये जो विकल्प हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर वहां पे यही बोला गया है, आपने भी पढ़ा होगा। ठीक है, जब हमने कविता को पढ़ा, इसको पढ़ा था शिव शंभू के चिट्ठे को। ठीक है, तो ये जो गद्य के अंतर्गत आता, तो इसमें क्या बोला गया था, उन्होंने ये बोला था साफ कि करोड़ों। ठीक है, कि करोड़ों भारतीयों की, ये शब्दों का प्रयोग हुआ था। ठीक है, तो 30 करोड़ यहां पर हम मान के चलेंगे। बाकी जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उसमें से हम देख लेंगे कि बोर्ड ने इसमें से सही उत्तर कौन सा लगाया है। ठीक है, चलें आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे समक्ष ये रहा कि नैन चूभे जस महवट नीरू तो ही बिन अंग लग सर चीरू। ठीक है जी, टप टप बूंद पढ़े उस ओला बिरहे पवन होई मारो झोला। नागमती वियोग खंड में से ये जो पंक्तियां ली गई हैं। ठीक है, ये जो पंक्तियां किस महीने के संबंध में ये कवि, तो देखिए आषाढ़ भादो पूस और माघ। ठीक है, परंतु देखिए माघ जब यहां पर आप देखेंगे टप टप बूंद पर ही अस ओला। ठीक है, अगर आपको इसको ध्यान से पढ़ा होगा तो यहां पर आपको पता लग जाएगा कि ये माघ, ठीक है, माघ मास की जो संबंधित पंक्तियां यहां पर दिखाई गई हैं। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अगली कहानी जो है, अगला जो है हमारा रोज कहानी में से प्रश्न है। ठीक है, उसको देखेंगे कि रोज कहानी में बज गए की आवृत्ति। देखिए ये कहानी भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ी थी। ठीक है, रोज कहानी जो है मैंने बताई थी आपको, उसका सारांश बताया था रोज कहानी, कि रोज कहानी में बज गए हैं की आवृत्ति जब घंटा बजता है 3 बज गए। ठीक है, 3 बजते हैं तो क्या जो वहां पर मालती क्या सोचती है कि थकान का अभाव, कामना निपटने का बोध, एक सरता का भाव, ठीक है, एक रस्ता का भाव या सामान्य सूचना। तो यहां पर थकान ना मिटने का भाव। ठीक है, मालती के बार बार मन में ये विचार आता है कि रोज कहानी में थकान, 3 बज गए, ठीक है, उसको थकान होती है। जब जब एक जैसे जैसे घंटा बजता जाता है तो उसको जो है वो थकान का भाव आता है। ठीक है, यहां पर एक ये भी है कि काम ना निपटने का बोध भी हो सकता है, परंतु उपयुक्त जो है थकान, जो है थकान का भाव, ये उपयुक्त आंसर है, यहां पर ये उपयुक्त उत्तर है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास ये रहा, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामासिक सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। उपयुक्त व्यवस्था है संविधान के अनुच्छेद। ये जो किससे संबंधित है, बहुत आसान प्रश्न था ये। ठीक है, 344 से, 350 से, 351 से या 353 से। ठीक है, तो ये 351 से संबंधित है, जिसमें कि जो है भाषा के प्रचार प्रसार से संबंधित जो है वहां पर अनुच्छेद बनाए गए हैं, व्यवस्थाएं की गई हैं। ठीक है, चलें आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काव्य की आत्मा के विषय में सर्वप्रथम व्यवस्थित विवेचन किसने किया है। काव्य के जो है आत्मा के विषय में सर्वप्रथम, काव्य की आत्मा के संबंध में जो बहुत सारे जो कवि हैं उन्होंने काव्य की आत्मा के संबंध में अपने विचार रखे हैं, परंतु इसमें जो वामन, दंडी, भामा या आनंदवर्धन, तो वामन, ठीक है, वामन उपयुक्त विकल्प होगा। काव्य की आत्मा के विषय में सर्वप्रथम विवेचन किसने किया है, वो वामन ने किया है। ठीक है जी, चलें आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि कविता क्या है। निबंध में रामचंद्र शुक्ल के कविता विषयक विचारों की दृष्टि से असंगत कथन है। ठीक है, कविता क्या है यह भी हमने पढ़ा था। कविता के बारे में वहां पर जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता में, कविता के संबंध में जो बताया है उसमें से सही विकल्प क्या है, कविता सर्वार्थ बंधनों के ऊपर उठकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है। ठीक है,
इसमें से हमें असंगत कथन बताना है। तो ये तो बिल्कुल सही है। कविता स्वार्थ बंधनों से ऊपर उठकर लोक सामान्य को जो भाव भूमि पर ले जाती है, ठीक है, वो क्या करती है, कविता स्वार्थ बंधनों से, स्वार्थ के बंधन में नहीं बनती, स्वार्थ बंधन से ऊपर उठकर वो क्या करती है, लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, लोगों को सामान्य से वो भावों की भूमि पर ले जाती है कविता। ठीक है, तो ये बिल्कुल उचित विकल्प है। कविता भाव प्रसाद द्वारा कर्मण्य के लिए कर्म क्षेत्र का विस्तार करती है। ठीक है, भाव प्रसाद द्वारा कर्मण्य के लिए कर्म क्षेत्र का विस्तार करती है, ये भी बिल्कुल उचित है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी के विधान को काव्य कहा जाता है, ये भी बिल्कुल उपयुक्त है। परंतु बी विकल्प जब हम देखेंगे कि हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के आवरण चढ़ने पर कविता की आवश्यकता कम हो जाती है, तो ये विकल्प यहां पर जो है उचित नहीं है। देखिए, जब हमारी वृत्तियों पर सभ्यता का आवरण चढ़ जाता है, सभ्यता का पर्दा पड़ जाता है, तो क्या हमें उस समय कविता की आवश्यकता कम हो जाती है? नहीं, हमें कविता की आवश्यकता तब भी रहती है। कविता के माध्यम से जो वृत्तियों पर सभ्यता के आवरण चढ़े होते हैं, उनको हटाने का कार्य भी तो कविता करती है। ठीक है, तो इसलिए ये जो विकल्प है यहां पर गलत विकल्प है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अश्वघोष की रचना पर आधारित नाटक। अश्वघोष की रचना पर आधारित नाटक कौन सा है? आषाढ़ का एक दिन, आठवां सर्ग, लहरों के राजहंस या एक कंठ विषपाई। तो दोस्तों इसका सही विकल्प बी होगा, लहरों के राजहंस। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में मनुष्य को पशु से भिन्न करने वाले गुण बताए गए हैं। ठीक है, कि कौन से ऐसे गुण है जो मनुष्य को पशुओं से भिन्न करते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं हमने पढ़ा था। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं अच्छे से पढ़ी थी ये। संयम, संवेदना, उच्छलता, तप, या फिर संवेदना, उच्छलता, तप, त्याग, संयम, त्याग, श्रद्धा, संवेदना, उच्छलता, तप, त्याग और श्रद्धा। देखें तो इसमें क्या है, संयम क्या करती है, मनुष्य को जो है जानवर से, ठीक है, पशु से भिन्न करती है। श्रद्धा, त्याग, संवेदना, ये सारी सारी चीजें हमें मनुष्य बनाती है और पशुओं से हमें भिन्न करती है। तो ये बिल्कुल उचित विकल्प है। यहां पर देखें, आप अगर इन प्रश्नों को देखते हैं तो आपको ये समझ आता होगा कि अगर हम किसी निबंध को, किसी कहानी को हमने अगर अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, उसके बारे में अच्छे से सुना भी है, तो हम इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते थे। ठीक है, थोड़ा सा सोच समझकर करने की यहां पर आवश्यकता थी और आप उन प्रश्नों को कर सकते थे अच्छे से। ठीक है, उसके बाद आकाशदीप कहानी में बुद्धगुप्त के विवाह प्रस्ताव को ठुकराने और उसके साथ भारत वापस ना जाने की पृष्ठभूमि में चंपा के मन में चलने वाला द्वंद्व। ठीक है, आकाशदीप कहानी पढ़िए ना, आकाशदीप कहानी। आकाशदीप कहानी में चंपा के जो हृदय में क्योंकि वो जो है बुद्धगुप्त के साथ क्यों नहीं जाना चाहती थी। ठीक है, विवाह प्रस्ताव को ठुकराने का क्या कारण था, भारत वापस जाने का क्या कारण था? क्योंकि उसके जो है प्रेम और वितृष्णा का जो उसमें द्वंद्व था वो, या प्रेम और लोकहित का द्वंद्व था, प्रेम और स्वतंत्रता का, या प्रेम और सदाचार का। ठीक है, देखिए यहां पर जो है प्रेम और लोकहित का, ठीक है, ये द्वंद्व भी था उसमें कि उस जिस टापू पर वो रहती थी, ठीक है, तो उस जो टापू पर, ठीक है, चंपा नाम जो उसी के नाम पर जो वो टापू था, उस टापू पे या उस उपद्वीप पर जो महाद्वीप पर, ठीक है, उस महाद्वीप पर जो लोग थे उनका जो लोक हित के कारण कि अगर वो चली जाती तो उनके लोगों का क्या होता, ये भी उसके मन में द्वंद था। तो उन जो लोगों को वहां पर छोड़कर नहीं जाना चाहती थी वो। ठीक है, और एक है प्रेम की वितृष्णा का प्रेम। ठीक है, वो प्रेम तो करती थी बुद्धगुप्त से, परंतु उसको ये लगता था कहीं ना कहीं मन में कि जो बुद्धगुप्त ने उसके पिता की हत्या की है। ठीक है, बुद्धगुप्त ने बहुत बार समझाने का प्रयास भी किया कि उसने उसकी हत्या नहीं की है, परंतु फिर भी उसको ये लगता था। ठीक है, तो उसके हृदय में ये द्वंद्व चलता था, वितृष्णा का द्वंद्व चलता था, इसलिए सही विकल्प ए होगा। ठीक है, बी भी हो सकता है। आप देखते हैं इसमें से सही विकल्प कौन सा आता है। हम फिलहाल ए विकल्प के साथ रहेंगे। ठीक है, चलें उसके बाद चलते हैं। एक अचंबा देखा रे भाई, ठांडा सिंह चिरावे गाई, पहले पूत पीछे भई माई, चेला कै गुरु लागे पाई। ठीक है, देखो ये जो पंक्तियां हैं कबीर जी के द्वारा लिखित हैं, तो इसमें क्या उन्होंने बोला गया, एक अचंबा देखा रे भाई, हमने एक अचंबा देखा, ठांडा सिंह चरावे गाई, सिंह ठाड़ा सिंह जो गाय चरावे, गाय को चरा रहा है,
ठीक है, पहले पूत पीछे माई, पहले पुत्र फिर उसके पीछे माई, जबकि माता आगे होती है, पुत्र उसके पीछे होता है, परंतु यहां पर उल्टा है। यहां पर पहले पूत है, पहले पुत्र है, उसके बाद फिर क्या है, माई है, फिर माता है, उसके बाद चेला क्या है, गुरु लागे पाई, गुरु के चेले पांव लगते हैं, परंतु यहां पर क्या है, चेले के पांव गुरु लग रहा है। तो इसमें क्या है, क्या ये मुकरी है, पहेली है, या दृष्टिकूट है, तो या फिर उलटबासी है। तो दोस्तों ये उलटबासी, यहां पर सब कुछ उल्टा पुल्टा है, तो ये उलटबासी है। ठीक है, तो ये डी विकल्प यहां पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है जी। उसके बाद आगे का हमारा प्रश्न है, देखेंगे, अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसे ही होता जैसा आज है, भक्ति काल के संदर्भ में। ठीक है, भक्ति काल के संदर्भ में हमने पढ़ा था। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये बात थी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के ये कथन थे। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास में से भक्ति काल से ये संबंधित है। अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसे ही होता जैसे आज है। ठीक है, कि उन्होंने क्या बोला है कि अगर इस्लाम नहीं होता तो भी भारत जो है, जो हिंदी, जो इस साहित्य का जो ये साहित्य है, ऐसा ही होता जैसा आज है, इस्लाम से इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये भक्ति काल के संदर्भ में किसने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। तो इसमें से सी विकल्प बिल्कुल उचित विकल्प है। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, पापा ने कहा कि मम्मी बाजार गई है। ठीक है जी, अब देखेंगे इस प्रश्न को, पापा ने कहा कि मम्मी बाजार गई है और दीदी कहती है कि वे सिनेमा गई है। ठीक है, तो इस उपरोक्त कथन में उपवाक्य कितने हैं, 1, 2, 3 या 4? तो देखें दोस्तों, इसमें जो है पापा ने कहा है, एक वाक्य पूरा हो गया, कि मम्मी बाजार गई है, 2 वाक्य पूरे हो गए। ठीक है, और दीदी कहती है कि, दीदी कहती है तीसरा वाक्य। ठीक है, कि वे सिनेमा गई है, कि वे सिनेमा गई है, तो 4 वाक्य यहां पर बनते हैं, तो उपयुक्त विकल्प 4 होगा। ठीक है, तो 4 होगा ये बिल्कुल विकल्प। चलें अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, पत्नी पत्नी कहानी की सुनंदा चाहती है, जो पत्नी कहानी पढ़ी थी ना, तो पत्नी कहानी में जो सुनंदा क्या चाहती है, ठीक है, कि उसका जो पति है, पति के स्वभाव में नम्रता चाहती है, पति के साथ भागीदारी चाहती है, पति पर अपना अधिकार करना चाहती है, पति के राजनीति पचड़े में ना पड़े। देखें तो इसमें क्या है, पहले हम देखेंगे पति राजनीति के पचड़े में ना पड़े। ठीक है, वो ऐसा नहीं चाहती थी, वो तो खुद जब अपने मित्रों के साथ, वो जब ये शुरू होता है, ठीक है, पत्नी जब ये कहानी शुरू होती है, तो उसमें जो पहले दृश्य में दिखाया जाता है कि जो सुनंदा है वहां पर बैठी है आग के पास। ठीक है, आग के पास बैठी है, और थोड़ी देर बाद उसका पति अपने मित्रों के साथ घर में आता है, और वो राजनीति के संबंधित बातचीत कर रहे हैं। तो राजनीति के संबंध में बातचीत कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि वो भी जो सुनंदा है वो भी उस बातचीत को सुन रही है। ठीक है, उसको भी थोड़ा सा उसमें रुचि आती है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो राजनीति पचड़े में ना पड़े, ऐसा वो बिल्कुल नहीं सोचती थी। ठीक है, उसके बाद है पति पर अपना अधिकार। पति पर अपना अधिकार नहीं करना चाहती थी, वो तो पति की जो है एक अच्छी अर्धांगिनी, वो जो है अर्धांगिनी के रूप में उसकी सेवा करती थी। ठीक है, वो जो है अपने पति के खाने के बाद खाती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से वो अपना अधिकार नहीं चाहती थी पति के ऊपर। पति के साथ भागीदारी, तो पति के साथ वो किस चीज में भागीदारी चाहती थी, ठीक है, किसी चीज में भागीदारी नहीं चाहती थी। पति के स्वभाव में नम्रता, वो चाहती थी कि पति का स्वभाव में नम्रता है, तो विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। पति के स्वभाव में नम्रता चाहती थी कि उसका पति उससे थोड़ी बातचीत करे, उसके साथ थोड़ा सा समय व्यतीत करे। तो उसका जो स्वभाव था, उस स्वभाव, ठीक है, थोड़ा कठोर स्वभाव था उसके पति का, उसमें थोड़ी सी नम्रता चाहती थी वो। ठीक है, तो विकल्प ए बिल्कुल सही विकल्प है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अगला विकल्प है, प्रिय ने कहा था, प्रिय पहले ही फूला यह भीति जो थी इसको मुहारे पदाघात की। साकेत की उपयुक्त काव्य पंक्तियों में किसके फूलने की बात कही है? ठीक है, इसमें किसके फूलने की बात कही गई है?
हरि सिंगार की, आम की, कदम्ब की या अशोक की। तो देखें दोस्तों, इसमें अशोक की बात कही गई है, ठीक है। जब हम देखेंगे तो अशोक की बात कही गई है, ना हीरा सांग की, ना कदम्ब, ना आम की, अशोक, ठीक है। चलें आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्म राक्षस कविता में नरेटर ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य क्यों होना चाहता है? ठीक है, सजल उर शिष्य क्यों होना चाहता है? क्योंकि उसकी व्यथा को स्वयं जीकर उसका स्वयं का मूल्य बताने के लिए नहीं, ठीक है, उसके अधूरे कार्य को संगतपूर्ण निष्कर्षों तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल सही है। देखें, उसको भीतर और बाहरी कठिन पाटों के बीच पिछने से बचाने के लिए, यह भी गलत है। सूर्य और चंद्रमा के उसे नमन करने पर ज्ञान गुरु मानने की अभिभूत होकर नहीं। तो ठीक है, बी विकल्प इसमें सही रहेगा, उसके आधे अधूरे कार्य को संगतपूर्ण निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित पुस्तक लेखक युग्मों में से सही नहीं है। ये जो पुस्तक हैं और उनके लेखक को हमने बताना था, रस मीमांसा, ठीक है, बिल्कुल विकल्प यहां पर सही नहीं है। नवरस गुलाब राय, रस सिद्धांत नागेंद्र। तो इसमें विकल्प जो डी विकल्प सही हो जाएगा, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलते हैं। अष्टयाम सेवा में याम का क्या अर्थ है? याम का अर्थ होता है पहर, समय, काल, ठीक है। तो अष्टयाम मतलब 8 याम, ठीक है। तो 8 याम का अर्थ यहां पर पहर हुआ, ठीक है, प्रहर, ठीक है। चक्र सिद्धि अंग नहीं होगा, प्रहर होगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। सरोज स्मृति में उपमय उपमान के संदर्भ में गलत युग्म। सरोज स्मृति में कौन कौन से उपमय और कौन कौन से उपमानों का प्रयोग कवि द्वारा किया गया है? देखे, तूरण चरण किया गया है, ठीक है, जीवन सिंधु ये भी किया गया है, मृत्यु तरणी इसका भी किया गया है, परंतु स्वार्थ समर, ठीक है, इसका प्रयोग जो ये नहीं मिलता है, ठीक है, स्वार्थ समर। तो यहां पर विकल्प जो होगा डी उचित विकल्प होगा, मतलब कि गलत युग्म है इसमें से, ठीक है। और किया भी था बहुत बाद में जाकर, पहले जो सारे के सारे वो आ गए थे, ठीक है। उसके बाद है बीन भी हूं मैं, गीत के संदर्भ में कौन सा समुच्चय असंगत है? बीन भी हूं मैं, चातक नयन जलद, ठीक है, चातक नयन जलद बिल्कुल सही है ये। उसके बाद दीपक प्राण शलभ, ठीक है, दीपक प्राण शलभ इसकी भी जो उदाहरण ली गई है, ठीक है। मधु उर फूल, ठीक है, और छा दूर तन, ठीक है, छा दूर तन इसको भी प्रयोग किया गया। मधुप उर फूल इसको प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। इसमें जो इस गीत में ये जो असंगत समुच्चय है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है। इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदि काल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश को बढ़ावा, अपभ्रंश का ही बढ़ावा है। इस अपभ्रंश के बढ़ावा को लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं, कुछ लोग पुरानी हिंदी कहते हैं, ठीक है। उपयुक्त कथन किसका है? ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो विकल्प हजारी प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल सही है। देखेंगे आपने एक चीज ध्यान दी कि इस पेपर में जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित ही प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए 2 प्रश्न हम 1-2 प्रश्न कर चुके हैं, 2 एक पहले भी किया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित था वो भी, ठीक है जी। उसके बाद इंशाअल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम, बड़ा सरल प्रश्न था ये, ठीक है। नसी केतुपख्यान नहीं, प्रेम सागर नहीं और माधव विलास बिल्कुल नहीं। उदय भान चरित्र बोला जाता है उसको, ठीक है, उदय भान चरित्र, ये हमने प्रश्न किया भी हुआ है। साहित्य के इतिहास का प्रत्येक युग स्पष्ट साहित्यिक आदर्शों की प्रधानता से अभिज्ञात होगा। साहित्यिक युग न्याय शास्त्रीय वर्ग के समान नहीं होता। कोई साहित्यिक कृति ऐसे किसी वर्ग का दृष्टांत ना होकर वह अंश है जो दूसरी कृतियों के साथ साथ युग की धारणा का आधार बनती है, ठीक है। इसमें उपयुक्त कथन हमें बताना था। मैनेजर पांडे का है, नलीन विलोचन शर्मा का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी या शिव सिंह चौहान, ठीक है। तो ये जो विकल्प है इसमें जो सही विकल्प जो डी विकल्प है, ठीक है, शिवदान सिंह चौहान, परंतु कहीं पर यह हजारी प्रसाद द्विवेदी से भी संबंधित लग रहा है, आभास हो रहा है, ठीक है। तो दोनों में से
इसमें से दोनों आंसर जो जिन्होंने लगाए हैं उनमें से जिन्होंने दोनों में से एक लगाया है तो उनके ठीक होने के पूरे अनुमान हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अ कहानी के लेखक, अ कहानी के लेखक कौन है? गंगा प्रसाद विमल, निर्मल वर्मा, अमरकांत या फिर मार्कंडे। ठीक है, तो इसका विकल्प गंगा प्रसाद विमल बिल्कुल सही विकल्प होगा, ए विकल्प उचित विकल्प है। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे पास जो प्रश्न है, द जैन एपिस्टोमोलॉजी कंसीडर्स अ 5 स्टेज, ठीक है, hierarchy of knowledge, which of the following is the proper order of different level of knowledge? ठीक है जी, साइकोलॉजी से आगे जो है हिंदी से जो बाहर जो हिंदी के प्रश्न नहीं थे वो प्रश्न है वो भी हम साथ में ही कर लेंगे। विकल्प इसमें से सी विकल्प बिल्कुल सही होगा। ठीक है, माटी, श्रुति, अवधि, मनः, प्राव्या और कावेल्य। ठीक है जी, कि ज्ञान मीमांसा ज्ञान की 5 चरणीय पादक्रम पर विचार करता है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान विभिन्न स्तरों में उचित क्रम है? ठीक है जी, उसके बाद है एपिस्टोमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच डील्स विद द थ्योरी ऑफ, ठीक है, किस थ्योरी से रिलेट करती है? रियलिटी, एग्जिस्टेंस, नॉलेज या वैल्यूज। तो विकल्प सी यहां पर सही होगा, नॉलेज। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। हु सेड दिस एजुकेशन इज मैन मेकिंग? इट इज दैट बाय विच character is formed, strength of the mind is increased, intellect in the expanded, and by which man can stand on his own feet। ठीक है जी, तो ये इसका सही विकल्प होगा विवेकानंद। ठीक है, विवेकानंद जी ने ये कहा था। आगे चलते हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू पर बुद्धिस्ट फिलॉसफी? बुद्धिस्ट फिलॉसफी के अनुसार इसमें कौन सा विकल्प जो सही है? ठीक है, इसका जो विकल्प डी सही होगा, ओनली 2, 3 और 4। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग combinations give a correct reason of including philosophy of education in teacher education curriculum? ठीक है, ऑप्शंस इसमें दी गई हैं। विकल्प ए, ठीक है, फिलॉसफी इज एन ओल्डेस्ट डिसिप्लिन। बी, जो फिलॉसफी हेल्प्स द अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल कॉन्सेप्ट इन द होलिस्टिक वे। फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ द same coin. Philosophy helps in developing a better personality of prospective teachers. Philosophical analysis of the educational concepts help in developing a rational viewpoint। तो विकल्प इसमें से बी सही होगा, बी, सी एंड ई। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द स्टेंस टू द टेकन बाय द टीचर एडवोकेटिंग education? Value cannot be taught. Value are the subjective and personal. Values are the essentially conceptual, but objective values are the derived from the market forces। तो इसमें से सही विकल्प जो है बी विकल्प। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द अल्टीमेट पर्पस ऑफ गांधीयन एजुकेशन इज द, ठीक है, अल्टीमेट पर्पस बताना है गांधीयन एजुकेशन का क्या था? प्रमोट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। सी विकल्प इसमें से बिल्कुल सही विकल्प होगा। चलें आगे है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन वाज रिकमेंडेड बाय, ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसको भी ध्यान रखेंगे। कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन ने ये कहा था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इनके द्वारा रिकमेंड की गई थी। ठीक है, उसके बाद विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स टेंड इन द स्लो डाउन द प्रोग्रेस इन द एजुकेशन इन इंडिया? ठीक है जी, इसमें से विकल्प जो हमारे पास दिए गए थे, हाई इंटरेस्ट रेट ऑफ एजुकेशनल लोन्स, या फिर रीजनेबल अर्बन वे ऑफ लाइफ। ठीक है, ये जो सारे के सारे विकल्प थे, तो विकल्प इसमें से डी सही है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। Which of the following is
नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है जी, विकल्प ए, बी, सी या डी में से सी विकल्प बिल्कुल सही विकल्प है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम द स्पेसिफिक टू जनरल रिस्पॉन्स। ठीक है, ये बिल्कुल सही विकल्प है इसमें से। आगे चलते हैं, 41 क्वेश्चन है। Archimedes found the solution of his problem when he was in the bathtub. This will come under which step of progress of creativity? ठीक है जी, विकल्प यहां पर दिए गए थे, तो विकल्प सी इसमें से बिल्कुल सही विकल्प होगा, इल्यूमिनेशन। ठीक है जी, उसके बाद द पॉइनर ऑफ फंक्शनलिज्म इज, विकल्प ए है, सी है, बी है या फिर डी है, तो इसमें से विलियम जेम्स बी विकल्प, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगी। आगे चलते हैं, विच इज द मोस्ट इफेक्टिव रीइंफोर्समेंट शेड्यूल अकॉर्डिंग टू द ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी ऑफ द लर्निंग फॉर स्टेबल लर्निंग। ठीक है जी, इसमें से विकल्प हम में से सही सी विकल्प बिल्कुल सही है, वेरिएबल रेशो रीइंफोर्समेंट। ठीक है जी, इन हल्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग वाज पोस्टुलेटेड इन इंटरव्यूइंग वेरिएबल। ठीक है, विकल्प डी इसमें से बिल्कुल सही विकल्प है। आगे चलेंगे, द रोचर्स इंक ब्लो टेस्ट कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, रोचर्स का इंक ब्लो टेस्ट जो था वो था 5 ब्लॉक एंड वाइट एंड 5 मल्टी कलर्ड कार्ड्स। ठीक है, इस पर आधारित था। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफेंस मैकेनिज्म। इसमें से इस प्रश्न का विकल्प ए बिल्कुल सही विकल्प है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, द इंटर्नशिप प्रोग्राम इन टीचर एजुकेशन हैज बीन प्रोवाइडेड टू हेल्प। जो इंटर्नशिप प्रोग्राम टीचर्स एजुकेशन में, ठीक है, चलाया गया, किस लिए चलाया गया था? द स्टूडेंट टीचर इज द ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, ये क्वेश्चन है, द इंटर्नशिप प्रोग्राम इन टीचर एजुकेशन हैज बीन प्रोवाइडेड टू हेल्प। ठीक है, किसको प्रोवाइड किया गया था? ये टीचर्स इन स्कूल, द स्टूडेंट टीचर्स इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, द टीचर्स एडुकेटर्स इन द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, द प्रिंसिपल्स ऑफ द स्कूल्स वेयर इंटर्नशिप इज कंडक्टेड। तो बी विकल्प इसमें से बिल्कुल सही है, द स्टूडेंट टीचर इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ स्कूल टीचर्स इन इंडिया। ठीक है जी, तो इसका विकल्प एनसीईआरटी। ठीक है जी, एनसीईआरटी जो है ग्रोथ ऑफ द स्कूल टीचर्स, वो सारे का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? एनसीईआरटी की। आगे है, सर्व शिक्षा अभियान एसएसए अडॉप्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जीरो रिसोर्स रूम पॉलिसी, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, ठीक है जी, जीरो एक्सेप्टेंस पॉलिसी, जीरो फेलियर पॉलिसी। तो ये है बी विकल्प इसका सही होगा, जीरो रिजेक्शनल पॉलिसी। अगला प्रश्न हमारे पास है, अगला प्रश्न देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन डिफाइंड एज अ परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर द असेसमेंट ऑफ एक्रेडेंशन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ नैक। ठीक है, इसमें से विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। आगे हमारे हिंदी के प्रश्न फिर से शुरू होते हैं, चलिए देखते हैं। नई समीक्षा ने अपनी समीक्षा के केंद्र में रखा, नई समीक्षा जो थी उसने अपने केंद्र में किया हुआ था हमने प्रश्न। ठीक है, नई समीक्षा जब हमने पढ़ा था उसमें बताएगा, नई समीक्षा क्या करती? कृतिकार को महत्व देती थी? नहीं। वो कृतिकार के प्रवेश को महत्व देती थी? बिल्कुल नहीं। कृति की सर्जन प्रक्रिया को नहीं, वो कृति को महत्व देती थी, जो रचना, ठीक है, रचना को महत्व देती थी, रचनाकार को महत्व नहीं देती थी नई समीक्षा। ठीक है, उसके बाद है रस चर्चा के अंतर्गत नवा रस। रस चर्चा के अंतर्गत नवा रस, बहुत आसान प्रश्न था, वात्सल्य, भक्ति, शांत या करुणा? शांत रस। ठीक है, शांत रस नौवां रस है। उसके बाद लड़के उससे कुछ खींचे खींचे से रहते थे। देखिए घीसा की जो घीसा उसमें से पूछा गया है ये।
ठीक है, इसलिए कि उस किसी की माँ, किसी की नानी, किसी की बुआ आदि ने घीसा से दूर की नितांत आवश्यकता उन्हें कान पकड़ पकड़ कर समझा थी। यह समझाने के प्रमुख संकेत क्या है? घीसा के निम्न समझाने वाली जाति का होना। ठीक है, यह भी बिल्कुल उपयुक्त है कि घीसा निम्न जाति से संबंधित था, इसलिए जो गांव के लोग हैं अपने बच्चों से घीसा को दूर रखते थे, घीसा से अपने बच्चों को दूर रखते थे। ठीक है, घीसा की मां के गांव में इत्र स्थान की वह स्वभावी मानी होने का नहीं, यह बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। घीसा के पिता की मृत्यु के कारण उसके अशुभ होने का, यह भी बिल्कुल सही नहीं है। पिता की मृत्यु के एक वर्ष बाद घीसा के पैदा होने के अपवाद, देखिए यह भी बिल्कुल यहां पे उपयुक्त दिखता है। तो यहां पर विकल्प ए और डी बिल्कुल सही लग रहे हैं। देखिए जो गांव की स्त्रियां थी उन्होंने अपने पुत्रों को घीसा से क्यों दूर रखा था? एक तो घीसा निम्न जाति से संबंधित था इस कारण, दूसरा कहा जाता था कि जो घीसा है उस कहते हैं कि उसके जन्म से, जब उसमें बताया गया है कि घीसा के जन्म से पहले ही, 1 साल पहले ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो मतलब फिर लोगों में शंका थी, अगर 1 साल पहले उसके पिता की मृत्यु हो गई तो घीसा किस प्रकार पैदा हुआ था, कैसे घीसा का जन्म हुआ? ठीक है, तो इसलिए यहां पर 2 विकल्प बिल्कुल सही दिखते हैं, परंतु जहां तक डी विकल्प सही होना चाहिए, पिता की मृत्यु के 1 वर्ष बाद, यही शायद कारण था कि वो उनको अपने दूर खींचती थी। पर दोनों कारणों को वहां पर व्याख्या, दोनों कारणों को जो है महादेवी वर्मा जी ने बताया है। ठीक है, आगे चलते हैं। दशरथ मांझी के जीवन पर आधारित उपन्यास। ठीक है, दशरथ मांझी ये उपन्यास जो है हमने नहीं पढ़ा था। ठीक है, शायद हमारे पाठ्यक्रम में भी नहीं थी। एक प्रश्न जो हम बोल सकते हैं कि पाठ्यक्रम से थोड़ा सा बाहर है दशरथ मांझी पर। आपने थोड़ा सा अगर सोचा होगा, जो दशरथ मांझी था, पूरी एक फिल्म बनी थी दशरथ मांझी पर। ठीक है, जिसकी जो कि एक गांव में रहता था। ठीक है, उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी क्योंकि वो उसको अस्पताल तक नहीं पहुंचा पाया था, क्योंकि जो रास्ता था एक पहाड़ पार करके जो है शहर, मतलब पहाड़ के दूसरी तरफ जो अस्पताल था, तो उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। तब से जो है दशरथ मांझी उसने उस पहाड़ को काटने की शपथ ली थी, निर्णय किया था, हट किया था, और वो रोज अपनी छैनी और हथौड़ी से उस पहाड़ को काटता। ठीक है, थोड़ा थोड़ा लोग उसको पागल कहते थे। ठीक है, उसने पूरा अपना जीवन लगा दिया और अंततः उसने पहाड़ को काट दिया था। काट के उसने एक रास्ता बना दिया था। अब गांव से शहर तक पहुंचना, ठीक है, या फिर गांव से उस पहाड़ के दूसरी तरफ पहुंचना आसान हो गया था। बीच से जो है पहाड़ को काटा गया था, इसलिए आसानी से जाया जा सकता था, समय की बचत हो जाती थी। ठीक है, तो उस पर आधारित ये उपन्यास। तो इसमें जो है ग्लोबल गांव के देवता, सूत्रधार, पहाड़, काला पहाड़। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम, अगर सोचते तो पहाड़, इस पहाड़, ठीक है, जो जीवन पर आधारित उपन्यास है ये पहाड़ है। ठीक है, जिसमें दशरथ मांझी के बारे में बताया गया, पहाड़ को उसने काटा था। ठीक है, चले आगे चलते हैं। किस विकल्प के दिए गए सभी कविता संग्रह केदारनाथ सिंह के नहीं हैं? तो इसमें से विकल्प सी उपयुक्त होगा। यहां से देखें, सृष्टि पर पहरा, तालस्ताय और साइकिल, अकाल में सारस। ठीक है जी। बर्तनी की दृष्टि से गलत, बर्तनी की दृष्टि से इसमें गलत बताना है। श्राप बिल्कुल सही है, अंतर्धान भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अतिशोक्ति भी बिल्कुल सही लिखा गया है। गलत क्या है? ज्योत्सना। ठीक है, ज्योत्सना यहां पर गलत है, बर्तनी। उसके बाद आगे चलते हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड में तुलसी के अनुसार रामचंद्र के राज में जीतो शब्द सुना, जीतो शब्द सुना देता था केवल, मतलब जीतो शब्द जो सुनता था। ठीक है, वो किस, जो जीतो शब्द क्या अभिप्राय उसका, किस रूप में सुनाई देता था? शत्रुओं के प्रति जीतना, कि दुष्टों के प्रति जीतना, या इंद्रियों के प्रति जीतना, या मन के प्रति जीतना? तो यहां पर इंद्रियों के प्रति जीतना। ठीक है, ये विकल्प बिल्कुल सही है कि राम जो है इंद्रियों पर अपनी विजय करनी, इंद्रियों को जीतना, इंद्रियों पर विजय करने की बात जो है श्री रामचंद्र जी ने कही थी। ठीक है, और मन के प्रति, मन पर भी विजय करना, वो भी। ठीक है, तो मन पर भी विजय करना भी उपयुक्त हो सकता है, परंतु सी विकल्प के साथ हम रहेंगे। ठीक है, चले। लोजाइंस की मान्यताओं के संदर्भ में असंगत कथन हमें बताना है। लोजाइंस, ठीक है, अलंकार स्वभावगत
उदात्त के सहायक होता है। ठीक है, अभिव्यक्ति की विशिष्टता और श्रेष्ठता का नाम उदात्त है। काव्य के विषय वस्तु का ही महत्व है, बाहरी तत्वों का नहीं। और उदात्त विचारों के हेतु प्रतिभा और कलात्मक संयोजन था। ठीक है, तो देखें यहां पर डी विकल्प बिल्कुल सही, उदात्त विचारों के प्रति प्रतिभा और कलात्मक संयोजन है। ठीक है, काव्य के विषय वस्तु का ही महत्व है, बाहरी तत्वों का नहीं। ठीक है, तो काव्य में विषय वस्तु के साथ साथ बाहरी तत्वों का भी महत्व है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अभिव्यक्ति की विशिष्टता और श्रेष्ठता का नाम उदात्त है, ये भी बिल्कुल सही है। अलंकार संभवतः उदात्त के सहायक होते हैं, अलंकार संभवतः उदात्त के सहायक होते हैं। ठीक है, तो विकल्प ए इसमें से जो असंगत, ठीक है, हो सकता है। ठीक है, इसमें जो है अलंकार संभावता उदात्त के सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये विकल्प यहां पर सही हम मान के चलेंगे, ए विकल्प को। चलें उसके बाद चलते हैं, भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकारों में से किसने भावकत्व व्यापार की परिकल्पना की है? ठीक है, भट्ट लोलट ने, शंकुक ने, भट्ट नायक ने या अभिनव गुप्त ने? तो इसमें सही विकल्प होगा भट्ट नायक ने। ठीक है, भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकारों में से किसने भावकत्व व्यापार, तो वो जो है हमारे पास भट्ट नायक का। ठीक है, फूंक फूंक कर कदम रखना, बहुत साधारण मुहावरा पूछा गया था। धीरे धीरे काम रखना, धीरे धीरे काम करना, उत्साहपूर्वक काम करना, ये हमने जो अभ्यास सत्रों में इसको किया भी है। ठीक है, अभ्यास सत्रों में इस मुहावरे को हमने किया है। फूंक फूंक पर कदम रखना का सही अर्थ होता है सोच समझकर कार्य करना। ठीक है जी, आगे चलते हैं। असाध्य वीणा में सृजना के लिए मूलभूत आवश्यकताओं के क्रम में गौण है। असाध्य वीणा पढ़ी है ना, असाध्य वीणा। ठीक है, उसमें सृजना के लिए, असाध्य वीणा में सृजना मतलब उसमें जो संगीत उत्पन्न करने के लिए मूलभूत आवश्यकताओं में क्रम, कौन सी आवश्यकता होनी चाहिए, किस आवश्यकता की बात की गई है? अहम का त्याग और समर्पण की भावना, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कि अहम उस असाध्य वीणा को कोई उसमें से संगीत उत्पन्न क्यों नहीं कर पा रहा था? ठीक है, क्योंकि सब में किसी ना किसी में अहम और त्याग, अहम की भावना का त्याग नहीं कर पाते थे, या फिर अहम था त्याग नहीं कर पाते थे और पूर्ण रूप से समर्पण नहीं कर पाते थे वो वीणा को, इसलिए ठीक है ये उपयुक्त है। तो दोनों ये भावना होनी आवश्यक थी। प्रकृति के कोमल और कठोर रूपों का प्रत्यक्षण, ठीक है, प्रकृति के कोमल और कठोर रूपों का प्रत्यक्षण, तो प्रत्यक्षण ये भी बिल्कुल सही विकल्प है। उसके बाद जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी होना, ये भी बिल्कुल सही है, अनकहे सत्य पर साक्षी होना। ठीक है, ताल लय छंद और स्वर पर असाधारण अधिकार। ठीक है, अब देखें कि उसमें क्या ताल लय छंद और स्वर पर असाधारण अधिकार, तो वहां पर और भी बहुत सारे संगीतज्ञ मौजूद, आपको पता है कि संगीतज्ञ उपस्थित थे, सबने प्रयास कर लिया था, परंतु उस असाध्य वीणा को कोई साध नहीं सका था। ठीक है, इसलिए वहां पर ताल लय छंद और स्वर पर असाधारण अधिकार की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, बाकी सारे के सारे विकल्प इसमें से सही है, एक सी गलत है। उसके बाद है रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में हिंदी की पहली कहानी के निर्धारण हेतु किस पत्रिका में प्रकाशित कहानियों को चुना है? ठीक है, देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास में से ये जो प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, इंदु या फिर सरस्वती, छत्तीसगढ़ मित्र, विशाल भारत। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा देखते इंदु और सरस्वती पत्रिकाओं के बारे में हमने बहुत बार पढ़ा था, बहुत प्रश्न पढ़े थे। ठीक है, तो सरस्वती पत्रिका थी, ठीक है, जिससे कि उन्होंने, हमने ये पढ़ा भी है प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी की पहली कहानी के निर्धारण हेतु जो पत्रिका मानी है वो सरस्वती पत्रिका। ठीक है, कौन सा जीवनकार युगम सही नहीं है? इसमें से कलम का मजदूर और मदन गोपाल। ठीक है, ये जो विकल्प है बिल्कुल सही है, बाकी सारे के सारे विकल्प गलत हैं। ठीक है जी, ये विकल्प गलत हैं। आगे चलते हैं। नए बने राज्यों में हिंदी मातृभाषा वाला राज्य नहीं है। नए बने राज्यों में, यहीं से आपको पता लग जाना था, नया राज्य कौन बना है, कौन सा राज्य बाद में बना है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या तेलंगाना? तेलंगाना बाद में बना है। ठीक है, और इसमें मातृभाषा, ये हिंदी मातृभाषा का राज्य नहीं है, बाकी सब में हिंदी को प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद
फैंटेसी का उपयोग करने के लिए प्रसिद्ध कवि। फैंटेसी जिस दिन हमारी परीक्षा थी, ठीक है, उससे एक दिन पहले ही जो पीजीटी का अभ्यास सत्र था उस दिन या उससे एक दिन पहले अभ्यास सत्र में हमने ये प्रश्न किया था, फैंटेसी का उपयोग करने वाले प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो गजानन माधव मुक्तिबोध, बिल्कुल सही विकल्प था ये। ठीक है, साहित्यिक अकादमी से पुरस्कृत इन्हीं हथियारों से किसकी रचना है? ठीक है, ये जो अमरकांत की रचना है, इन्हीं हथियारों से अमरकांत। तो विकल्प सी, क्षमा कीजिए, विकल्प बी यहां पर उपयुक्त विकल्प होगा। चलें, अंधेर नगरी के विषय में असंगत कथन। अंधेर नगरी के विषय में असंगत कथन कौन सा है? इसमें लोक भाषा तथा स्थानीय शब्दावली का प्रयोग है। ठीक है, इसकी भाषा में व्यंग्यात्मकता एवं नाटिकता है। इसकी भाषा पर ब्रज भाषा का स्पष्ट प्रभाव दिख पड़ता है, या इसके भाषा प्राय पात्रों के स्तर के प्रतिकूल पड़ती है। तो विकल्प डी ये सही विकल्प होगा, क्योंकि इसमें जो इसकी भाषा है जो पात्रों के प्रतिकूल पड़ती है, नहीं अनुकूल है, भाषा जो अनुकूल है उनके। ठीक है, आगे चलते हैं। अपभ्रंश की विशेषता इनमें से नहीं है। तत्समीकरण, प्रसर्ग प्रयोग, व्यंजन लोप या द्वितीय करण, सब कुछ है इसमें से, परंतु व्यंजन, किसी व्यंजन का लोप नहीं हुआ है, व्यंजन लोप नहीं आएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद है पहले अपनाए सुजान स्नेह सो, क्यों फिर तेह ना तोरियो जो। ठीक है, निरा आधार आधार दो बार मझार, दई गई बाह न बोरियो जो। घनानंद आपने चातिक को गुण बांधी, लो मोह ना छोरियो जो। रस प्याय के जाए, बुढ़ाए के आस विशास में या विष घोरियो जो। ठीक है, उपयुक्त जो इस छंद में भावार्थ के संदर्भ में असंगत है। पहले प्रेम पूर्वक अपनाकर फिर रोष करके संबंध विच्छेद नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही विकल्प है ये। ठीक है जी, असंगत हमें बताना है। फिर डूबते को सहारा देकर बचाओ, तो फिर बाह पकड़कर नहीं डुबोना चाहिए। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, चातक को फंदे में फंसाओ, तो फिर उसे मोह के कारण नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, और डी विकल्प है, जीने की आशा बांधकर इस विश्वास में विष नहीं घोलना चाहिए। ठीक है, तो सारे के सारे विकल्प इसमें से सही है। असंगत विकल्प जो आएगा डी विकल्प, जीने की आशा बांधकर इस विश्वास में विष नहीं घोलना चाहिए। ठीक है, कि जीने की आशा देकर, जिस प्रकार सुजान ने घनानंद को जीने की आशा दे दी थी और बाद में क्या किया था, उसके जो विश्वास में विष घोल दिया था, उस जो घनानंद को बाद में उसने जो है छोड़ दिया था। ठीक है, तो वो गलत था। तो ये जो घनानंद ने इस सुजान के बारे में ही कहा है। ठीक है, ये कार्य नहीं करना चाहिए। आगे जो है सखी संप्रदाय एक शाखा है। सखी संप्रदाय एक शाखा है, किसकी संप्रदाय की शाखा है? ये भी बहुत बार पढ़ा है हमने, निम्बकार संप्रदाय की शाखा है। ठीक है, सखी संप्रदाय। उसके बाद वुडवर्ड्स काव्य भाषा के संदर्भ में पक्षधर नहीं थे। वुडवर्थ काव्य भाषा के संदर्भ में पक्षधर नहीं थे। किसके पक्षधर नहीं थे? अभिजात वर्ग की भाषा के। ठीक है, उसके बाद आगे है, किस वाक्य में वर्तमान कालीन कृदंत के पुनरुक्त रूप से अतिशयता का प्रकशन होता है? ठीक है, तो इसमें से देखेंगे विकल्प, यह कहते कहते सरिता की आंखें भर आई। ठीक है, वर्तमान कालीन कृदंत, यह कहते कहते सरिता की आंखें भर आई। वह पढ़ते पढ़ते ऊब गया, महिमा के साथ चलते चलते राहुल ने पूछ लिया। ठीक है, उसे भजन गाते गाते सुबह हो गई। तो इसमें से सही विकल्प ए विकल्प होना चाहिए। ठीक है, ए विकल्प इसका बिल्कुल सही विकल्प है। यह कहते कहते सरिता की आंखें भर आई, क्योंकि वर्तमान कालीन कृदंत के पुनरुक्त रूप में अतिशयता का प्रकाशन, वर्तमान का कहां से हमें प्रकाशन हो रहा है? आंखें भर आई। ठीक है, तो ये विकल्प बिल्कुल सही विकल्प होगा। उसके बाद उदय प्रकाश की कहानी, नीलकांत का स्वर, जल प्रांतर, सदी का सबसे बड़ा आदमी, पीली छतरी वाली लड़की। तो विकल्प डी इसका सही विकल्प होगा। मृत व्यक्ति के लिए अनुयुक्त शब्द, मृत व्यक्ति के लिए कौन सा शब्द जो अनुयुक्त है? कृतिशय। ठीक है, कृतिशय
जो सही विकल्प है दिव्यंत बोला जाता है, दिव्यगत, ठीक है, दिव्यांकगत, पूर्ण प्रज्ञ और धराशायी, धराशायी भी बोला जाता है, ठीक है, और पूर्ण प्रज्ञ नहीं बोला, पूर्ण प्रज्ञ जो ये गलत होगा, ठीक है। आगे है अंधा युग में अपने अस्तित्व के अर्थ को क्रमश खोने वाला निरपेक्ष सत्य का प्रतीक पात्र। अंधा युग में ऐसा कौन सा पात्र था जो निरपेक्ष सत्य का प्रतीक पात्र था, परंतु उसने क्या किया था, अपने अस्तित्व को खो दिया था, ठीक है। अंधा युग में हमने पढ़ा था कि कौरव कितने भाई थे, 100 भाई, पढ़ा था ये नहीं, हमने उसमें पढ़ा था 101 भाई थे, ठीक है। उसमें से एक था युयुत्सु, ठीक है, जो कि पांडवों की तरफ से लड़ा था, और बाद में जो वो उसके लिए जो उसको मतलब उसके अस्तित्व पर जो उसको गांधारी ने बहुत कुछ बोला था, ठीक है, तो इसलिए उसकी जैसे बोल सकते आलोचना की गई थी, ठीक है, पांडवों की तरफ से लड़ने के लिए उसको बुरा भला कहा गया था, तो ऐसे बाद में उसको अपने पर गलानी भी हुई थी युयुत्सु को, तो इसलिए बोला गया अंधा युग में अपने अस्तित्व के अर्थ को क्रमश खोने वाला निरपेक्ष सत्य का प्रतीक पात्र युयुत्सु है, ठीक है। उसके बाद है जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक दोहे की प्रथम पंक्ति, ठीक है, इसको अगर आप पढ़ के देखते तो वैसे पता लग जाता। जहां तहां दगने लगी शासक की बंदूक, खड़ी हो गई चांप कर कंकालों की हूक, जहां तहां दगने लगी शासक की बंदूक, तो विकल्प ए बिल्कुल सही है, ठीक है। ये देखिए उस हिटलर गुमान पर सभी रहे थे थूक, ठीक है, जहां तहां दगने लगी शासक की बंदूक, ठीक है। बड़ी बधिरता 10 गुनी बिने बिनोबा मूक, उस पर जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक, सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चूक, जहां तहां दगने लगी शासक की बंदूक नहीं, तो सही विकल्प खड़ी हो गई चांप कर कंकालों की हूक, ठीक है, तो ए विकल्प इसमें सही है। निम्नलिखित में से तत्सम समास के अंतर्गत आता है, तत्सम समास के अंतर्गत कर्मधारय, तत्सम समास के अंतर्गत जो कर्मधारय आता है, ठीक है। वापसी कहानी में रिटायर होकर उत्साह से घर वापस आए गजाधर बाबू चीनी मिल में नौकरी करने चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं, क्योंकि एक तो उनकी जो पत्नी थी और उनके जो बच्चे थे, उनको उनके अस्तित्व को स्वीकार नहीं, मतलब उनका होना ना होना एक उनके लिए एक बराबर था, ठीक है, उनका तिरस्कार हो रहा था बार बार। तो जब गजाधर बाबू को यह महसूस हुआ कि मेरा तिरस्कार हो रहा है बार बार, तो उन्होंने जो है चीनी मिल में नौकरी करने के लिए वो चले गए, ठीक है। तो विकल्प कौन सा सही होगा, वे घर के आर्थिक अभावों की पूर्ति करना चाहते थे, नहीं, अभावों की पूर्ति वो कर चुके थे, पूरी उम्र उन्होंने नौकरी की थी, ठीक है, कार्य किया था, रिटायरमेंट के बाद अब वो घर आए थे, तो नौकरी उन्होंने की हुई थी, इसलिए यहां पर क्या है, ये प्रश्न ये बिल्कुल गलत है। वे अनुभव करते हैं कि घर में उनका स्वतंत्र बाधित होता है, ठीक है, वे अनुभव करते हैं घर में उनका स्वतंत्र बाधित होता है, नहीं, स्वतंत्र बाधित होता है, उनको कोई रोक टोक नहीं थी, ठीक है, स्वतंत्र तो उनकी बाधित नहीं होती थी, ठीक है। वे बच्चों और पत्नी की अवहेलना के त्रस्त हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल, वो उनकी पत्नी उनके बच्चे उनकी अवहेलना करते हैं, इससे वो बिल्कुल त्रस्त थे। वे अनुभव करते हैं कि उनका अस्तित्व घर के वातावरण का हिस्सा नहीं बन सका, ये भी उपयुक्त है कि उन्होंने अनुभव किया कि घर में उनका कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है, परंतु जो सही विकल्प इसमें से लग रहा है, सी विकल्प बिल्कुल सही विकल्प लग रहा है, ठीक है, वैसे डी भी हो सकता है, परंतु हम सी के साथ चलेंगे, ठीक है। देखिए कुछ प्रश्नों में थोड़ा सा भ्रम है, ठीक है, तो वो जब उत्तर आंसर की आ जाएगी, ठीक है, उत्तर पुस्तिका आ जाएगी, तो उसमें से हम उत्तर पत्रिका में से देख लेंगे कि सही विकल्प कौन सा है। चलें आगे देखते हैं। हेरी माँ मंद को गुमान मारो मनड़े बस्यो, ठीक है, मीरा पदावली से ली गई है, और ठीक है, ये शायद 5वां पद है, वो देख लेंगे। गहे द्रुम डार कदम की ठाणो, मृदु मुस्काए महारी और हास्यो, पीताम्बर कट कांचनी काचे, रतन जडित माथे मुकुट कस्यो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर निरख बदन महारो मनड़ो फांस्यो, ठीक है। उपयुक्त पद की व्याख्या करते समय यह कहना गलत होगा कि अनुभाव चित्रण है, लाक्षणिक की प्रवृत्ति है, उपमा का चमत्कार है, या वदन का अर्थ
मुख है। देखिए वदन का अर्थ मुख तो नहीं है, ठीक है, वदन का अर्थ मुख नहीं, यहाँ पे छवि के बारे में बोला गया है, ठीक है। उसके बाद है उपमा का चमत्कार, उपमा का चमत्कार, उपमा, ठीक है, लाक्षणिकता की प्रवृत्ति और अनुभाव चित्रण, ठीक है। तो इसमें लाक्षणिकता की प्रवृत्ति ये विकल्प उचित हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, श्रोता को आश्वस्त और प्रभावित करने के साथ साथ आत्म शक्ति और आत्मा परितोष की व्यंजना किस वाक्य में है? तो विकल्प डी होगा, मुझ पर विश्वास रखो तुम्हारा काम करा दूंगा। यहां पे क्या हो रहा है, आश्वासन मिल रहा है श्रोता को। अब विद्यार्थी यहाँ पे देखेंगे कि इसमें सारी जगह ये है कि तुम्हारा काम करा दूंगा, पलक झपकते तुम्हारा कार्य हो जाएगा, चुटकी बजाते तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, परंतु आश्वासन कहाँ पे मिल रहा है, विश्वास रखो, ठीक है, इसलिए ये वाला विकल्प बिल्कुल सही है। ईदगाह कहानी में चित्रित वैश्य की दृष्टि से असंगत युगम कौन सा है? ईदगाह की कहानी से, ईदगाह की कहानी में कौन सा है? भारतीय संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति, ये जो असंगत है इसकी व्याख्या नहीं की गई है। ग्रामीण जीवन शहरी जीवन दिखाया गया है, नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी, उसकी जो दादी थी, ठीक है, वो पुरानी पीढ़ी की थी, वो खुद नई पीढ़ी की थी, नई पीढ़ी का था, ठीक है, कौन? हामिद, ठीक है। और धार्मिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था, ये भी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, रक्त बुद्धि से अधीर बली है और अधिक ज्ञानी भी, क्योंकि बुद्धि सोचती है, शोषिण शोणित अनुभव करना, निरी बुद्धि की निर्मितियां निष्प्राण हुआ करती हैं। उर्वशी के उपयुक्त कथन, ठीक है, उर्वशी के ये कथन है, तो बिल्कुल ठीक है, उर्वशी के ये कथन किसके लिए? उर्वशी की ये कथन, उर्वशी, ये उर्वशी का ही, विकल्प सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, कवि पुष्प दंत का संबंध किससे है? कवि पुष्प दंत, ये पढ़ा था हमने, जैन संप्रदाय, ठीक है, पुष्प दंत जो है जैन संप्रदाय से संबंधित हैं। सौंदर्य सौंदर्योपासक उपन्यास के लेखक, सौंदर्योपन्यासक उपन्यास के लेखक ब्रज नंदन सहाय, ठीक है, ब्रज नंदन सहाय, विकल्प डी इसका सही विकल्प होगा। उसके बाद संरचनावाद की आधारशिला रखी गई है, संरचनावाद की आधारशिला किसने रखी है? वो है फर्डिनेंड द सस्यूर ने, ठीक है जी। आगे है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में से ये प्रश्न पूछे गए थे। आइए रिचर्ड के अनुसार काव्य का उद्देश्य, आइए रिचर्ड के अनुसार काव्य का उद्देश्य आवेगों की विश्रांति, ठीक है। मैं राजभवनों से डरती हूं क्योंकि उनके लोभ से मनुष्य आजीवन मानसिक कारावास भोगते हैं। अलका का यह संवाद, ठीक है, आंभिक के व्यवहार पर रोष, पर्वतेश्वर के प्रति व्यंग, या सिंहरण के प्रेरित करने हेतु, या चाणक्य के समक्ष स्पष्टीकरण। चंद्रगुप्त से लिया गया है ये, ठीक है, तो विकल्प बी इसमें बिल्कुल सही विकल्प होगा। मल्लिका के भीतर की टूटन के लिए खुद को जिम्मेदार मानने की स्पष्ट अभिव्यक्ति कराने वाला पात्र, मल्लिका कालिदास, ठीक है, याद है मल्लिका कालिदास, ठीक है, आषाढ़ का एक दिन, उसमें से ये लिया गया है। कालिदास, विलोम, मातुल, निषेप, तो इसमें से कालिदास, बिल्कुल कालिदास जो समझता था कि जो मल्लिका की जो मल्लिका जो है, मल्लिका के भीतर की टूटन, जो मल्लिका ने ही, आपको पता है कि मल्लिका कालिदास से प्रेम करती थी और उसने ही उसको जो है राज दरबार में राज्य कवि बनने के लिए भेजा था, ठीक है। और बाद में जब कालिदास बाद में आता है तो वो देखता है कि जो उसकी दशा देखता है मल्लिका की, तब उसने ये वाक्य कहे, वो भी अपने आप को लिए, वो अपने आप को समझता था इस कार्य के लिए जिम्मेदार, ठीक है। उसके बाद है, कमाइनी में श्रद्धा को देखने पर मनु को वह लगती है। कमाइनी में श्रद्धा को देखने के बाद तरंगों में फेंकी मणि, एक निरख निशित में लतिका, घन तिमिर में चपला की रेखा, या प्रथम कंपसी मतवाली। तो तरंगों में फेंकी मणि, ठीक है, ये विकल्प बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन हुए हैं?
अच्छा प्रश्न था, दंडी। ठीक है, उदट रुदट बामन, तो दंडी सर्वप्रथम हुए हैं। आगे है, इन मुसलमान हरिजनों पर कोटिक हिंदू बारिये। भारतेंदु ने यह पंक्ति किस कवि के प्रति आदर व्यक्त करते हुए कही है? ठीक है जी, अमीर खुसरो रसखान, या फिर अब्दुल रहीम, या फिर नजीर अकबराबादी। तो रसखान के लिए ये कम पंक्तियां प्रयुक्त हुई हैं। ठीक है, आगे है, पूर्ण सिंह का निबंध नहीं है। इनमें से पूर्ण सिंह का निबंध कौन नहीं है? कछुआ धर्म, मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, या सच्ची वीरता। तो विकल्प ए इसमें से सही होगा, कछुआ धर्म। ठीक है, आगे है, वह काव्य अनुशीलता करता व्यक्ति जिससे रसानुभूति की क्षमता, जिसमें रसानुभूति की क्षमता है के लिए अभिनव गुप्त ने किस शब्द का प्रयोग किया है? देखिए, सहृदय का हमने बहुत बार पढ़ा है प्रश्नों में, सहृदय, सहृदय कहा गया है हृदय के साथ। ठीक है, रसानुभूति कौन कर सकता है? किसमें क्षमता होती है? जो सहृदय हो, जिसमें हृदय हो। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से नवधा भक्ति के अंतर्गत नहीं, नवधा भक्ति भक्ति काल में हमने नवधा भक्ति पढ़ी है। ठीक है, तो नवधा भक्ति कीर्तन, पाद सेवन, गुरु महिमा, या स्मरण। तो इसमें जो है गुण महिमा, क्षमा कीजिए, गुण महिमा, ये जो नवम भक्ति में नहीं आती है। ठीक है, कृति कृतिकार की दृष्टि से असंगत युगम कौन सा है इसमें से? विकल्प डी, याद हो कि ना याद हो, हरिशंकर परसाई। ठीक है, असंगत कथन है। उसके बाद विमर्शों के केंद्र में आग्रह है, स्वानुभूति, समानुभूति, सहानुभूति, या प्रानुभूति। विमर्श, हमने विमर्श पढ़े थे ना, विभिन्न अस्मिता, जो आपका एक विषय था पाठ्यक्रम विविध अस्मिता, उसमें हमने दलित विमर्श पढ़ा था, स्त्री विमर्श पढ़ा था, आदिवासी विमर्श पढ़ा था। तो वो सभी विमर्श किस पर, किसके प्रतीक हैं? उनमें क्या आग्रह किया गया है? स्वानुभूति का नहीं, स्वानुभूति का नहीं। ठीक है, सहानुभूति नहीं चाहता था कोई भी विमर्श, प्रानुभूति भी नहीं चाहता था, वो समानुभूति की, मतलब कि एक समान समझा जाए, दलित वर्ग को भी जो सामान्य वर्ग के समान समझा जाए, स्त्री वर्ग को सामान्य वर्ग के समान, उनको जो है सामान्य वर्ग के समान अवसर मिले। ठीक है, और दलित वर्ग, उनको भी, आदिवासी वर्ग, उनको भी सामान्य अनुभूति, मतलब सामान्य अनुभूति होनी चाहिए, समानुभूति, इसीलिए बोला गया है। ठीक है, प्राकृत और उनके केंद्र का कौन सा युग्म सही है? प्राकृत और उनके केंद्र में शोरसैनी, कोसल, महाराष्ट्री, मगध, अर्धी मगधी, अर्ध मगधी, विदर्भ, या पैशाची सिंध। ठीक है, तो इसमें से सही युग्म है पैशाची, पैशाची जो सिंध में प्रयोग की जाती है। आगे है, रस सिंगार मनुज किए, कंजुन भंजुन दैन, अंजुन रंजुन हु बिना, खंजुन गंजुन नैन। उपयुक्त दोहे में नेत्रों के संदर्भ में खंजन पक्षी का उल्लेख, जो खंजन पक्षी का उल्लेख किया गया, किस लिए किया गया है? नेत्रों की दीर्घता और नुकीलेपन को व्यक्त करने के लिए नहीं, नेत्रों के आकार और आकृति होने को बताने के लिए, नेत्रों की आकृति के लिए भी नहीं प्रयोग किया गया है। नेत्रों की मादकता, ठीक है, नेत्रों की मादकता को व्यक्त करने के लिए भी उपयुक्त नहीं है। नेत्रों के वर्णन में चंचलता को व्यक्त करने, नेत्र, चंचल नेत्र, ठीक है, उनको व्यक्त करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, और आखिरी प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य की विशेषता इनमें से नहीं है? देशभक्ति और राजभक्ति का योग, खड़ी बोली का काव्य, उचित परिष्कार, नए नए विषयों की और उन्मुक्ता, या परंपरागत भाषा व छंदों का उपयोग। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र देशभक्ति, राजभक्ति, ये जो है इनकी कविताओं में देखने को मिलती है। खड़ी बोली का काव्योचित परिष्कार, ठीक है, ये जो विकल्प सही होगा, क्योंकि नए नए विषयों की और उन्मुक्ता दिखाई देती है। परंपरागत भाषा व छंदों का उपयोग भी इन्होंने किया है। ठीक है, सिर्फ खड़ी बोली का काव्य उचित परिष्कार इन्होंने नहीं किया है। ठीक है जी दोस्तों, तो ये थी हिंदी, पीजीटी हिंदी का जो आपका पेपर 2 हुआ था, पेपर 2 हुआ था, उसके अनुमानित उत्तर। ठीक है जी, देखें, पहले बता देता हूं कि जो उत्तर हैं हमने अपनी समझ के अनुसार लगाए हैं। ठीक है, जो बोर्ड इसका क्या उत्तर देता है, जो जब तक वो आंसर की नहीं आ जाती, आप सभी किसी भी प्रकार से चिंता ना करें। ठीक है, हो सकता है कि आप जो इधर उधर से आंसर देख रहे हैं वो गलत हो, और जो उसके अनुसार जो
बोर्ड कॉपी आती है, बोर्ड द्वारा जो आंसर की आती है उसमें आपके विकल्प सही हो, ठीक है। तो इसलिए अभी चिंता ना करें, अच्छे से रहें, ठीक है। कोई चिंता की बात नहीं है, अगर पेपर हो जाएगा ठीक, क्लियर हो जाएगा तो भी ठीक है, नहीं क्लियर होगा तो भी ठीक है। कहते हैं अगर हम जीत नहीं सके तो जीते नहीं, तो हम हारे भी नहीं, हारे नहीं, हमने सीखा है कुछ ना कुछ, ठीक है। हमें अनुभव तो हुआ है, आपने ये तो सीखा है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भविष्य में इस प्रकार की कोई भी परीक्षा होगी तो आप तैयार रहेंगे कि हमें किस प्रकार से अपनी परीक्षा की रणनीति रखनी है, अपनी तैयारी की रणनीति रखनी है, ठीक है। तो परीक्षा की तैयारी की नीति के लिए ये आपको अनुभव हो जाएगा, ठीक है। इसलिए किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी है। फिर से मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ, फिर से नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अच्छे से रहें और अपनी परीक्षा की तैयारी, आगे भी तो परीक्षाएं देनी है, उनकी तैयारी भी करते रहिए। धन्यवाद।